अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस इसका जो दूसरा टाइप है दैट इज़ नॉन कंजर्वेटिव। तो पहले हम समझेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। आफ्टर दैट हमें खुद ही समझ आएगा कि नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे पहले। अगर सपोज हमारे पास एक फोर्स है तो दो सिचुएशंस है, या तो फोर्स डज वर्क या तो फोर्स खुद काम कर रहा है या वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। यहाँ पे पहले सिचुएशन में फोर्स डज वर्क यानी कि फोर्स खुद काम कर रहा है, दूसरी सिचुएशन में वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताई स्टोन की कि अगर स्टोन फॉल हो रही है हाइट से तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। अगर हम यहाँ से स्टोन को थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो या तो फोर्स खुद काम करेगा या उसके खिलाफ काम किया जाता है। तो आइदर वर्क इज डन बाय द फोर्स और वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। ठीक है। तो अगर एक फोर्स काम कर रहा है, एक बॉडी को ले जाने में फ्रॉम वन पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। अगर एक फोर्स खुद काम कर रहा है बॉडी को ले जाने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स, या अगर काम किया जा रहा है अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स such that वो वर्क डन डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। सच दैट वो वर्क डन अगर डिपेंड करता है खाली लोकेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, और ना कि इस बात पर डिपेंड करे कि हम उस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक किस पाथ से ले जाएंगे। तो अगर ऐसा होगा तो वो फोर्स जिसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं या वो फोर्स जो खुद काम कर रहा है, दैट फोर्स विल बी सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है। तो एक ऐसा फोर्स, मान लो एक फोर्स है वो एक बॉडी को ले जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। सच दैट जो काम उसको करना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, वो काम डिपेंड करता है ए और बी की पोजीशन पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ दीज पॉइंट्स। ठीक है। एंड नॉट ऑन द फॉलोड। आप ए और बी के दरमियान उस बॉडी को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब तक सेम है तो वर्क डन क्या रहेगा, सेम। तब उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी between two points depends only upon initial and final points and not on the path followed between the two points। यानी कि a force is said to be conservative if work done in moving a body between two points depends only upon initial and final points not on the path followed between the two points। तब उस फोर्स को जो खुद काम कर रहा होगा या अगेंस्ट, चाहे हम उस फोर्स के खिलाफ काम कर रहे हो, तो वो काम डिपेंड करे खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पॉइंट्स। तब उस फोर्स को जिसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं या जो खुद काम कर रहा है उस फोर्स का नाम होगा कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है विद हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की एक एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, दैट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसको वो आपने अभी नहीं पढ़ा है, वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे 12th में। तो अभी के लिए हम प्रूव करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव होता है, ये हम प्रूव करेंगे। सपोज हम एक बॉडी को ले जा रहे हैं, सपोज
फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, सच दैट जो हाइट है, हाइट ऑफ बी अबोव द पॉइंट ए इज एच, ठीक है। तो एक स्टोन यहाँ पे या एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है, इसका मास m है, तो इसको हमें ले जाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स है वो होगा F, यानी कि हम काम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि वो वर्क डन डिपेंड करेगा ओनली लोकेशन ऑफ ए एंड बी पे, यानी कि हाइट h पे, ठीक है। ये पहला केस है, हम बॉडी को ले जा रहे हैं, स्टोन को ले जा रहे हैं ए टू बी ऑन ए स्ट्रेट पाथ, तो ये है केस ए। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, दिस इज केस बी, ठीक है। हम इस बॉडी को उठा रहे हैं और ले जा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, लेवल ए टू लेवल बी, सच दैट अब पाथ फॉलोड चेंज होगा। ऐसे स्टेप में हम इसको ले जाएंगे, वन स्टेप सीढ़ी से ऐसे, ठीक है, सच दैट दिस हाइट इज, ये जो हाइट है इट इज h dash, this height of each step is h dash and width of each step is x, now this is a, this is b, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो अब भी सेम है, तो टोटल हाइट अब भी h ही है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो नहीं बदले, रास्ता बदल दिया, ठीक है। थर्ड केस, ये लोअर लेवल है या अपर लेवल है, हाइट अभी भी h है, ठीक है। तो अब जो रास्ता है वो चेंज हमने किया, हम इसको ले जा रहे हैं ओवर इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ओवर इंक्लाइंड प्लेन। तो बॉडी यहाँ पे है, इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ होगा mg, ये एंगल होगा थीटा, इसको रिजॉल्व किया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया r, ये हो गया mg कॉस थीटा, इधर आएगा mg साइन थीटा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसके खिलाफ काम करना है, mg साइन थीटा के खिलाफ काम करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑलरेडी क्लियर कि यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है। तो ये थ्री डिफरेंट केस हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले हम बॉडी को ले जा रहे हैं ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, पहले वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर इस बॉडी को ले जा रहे हैं ओवर ए स्टीयर केस, फिर से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर इस बॉडी को ले जा रहे हैं ओवर एन इंक्लाइनेड प्लेन, फिर से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे अगर तीनों में वर्क डन सेम आया, अगर तीनों केसेस में वर्क डन सेम आया तो इसका मतलब वो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, और हम किस रास्ते से ले जा रहे हैं उस बॉडी को, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट पाथ फॉलोड बट डिपेंड्स अपॉन ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इस तरह से प्रूव होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ठीक है, पहले हम केस ए देखते हैं, केस ए। और इसमें जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसका नाम हम रखते हैं W1। ये देखिए फिर से इस डायग्राम को, ये जो बॉडी यहाँ पे है इसका मास है m, तो इस पे इसको, ये नीचे अर्थ है, इसको नीचे अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है बाय इट्स वेट, बाय फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, जो कि बराबर होगा mg। इस पे ऑलरेडी लग रहा है नीचे की तरफ फोर्स mg, ठीक है। तो हमें इसको ले जाना है यहाँ से यहाँ तक विदाउट एनी चेंज इन इट्स एक्सेलरेशन, यानी कि जो इसका मैकेनिकल स्टेट है वैसे ही, विदाउट एनी चेंज इन एक्सेलरेशन, यानी कि हम इसको थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं, थोड़ा सा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, सच दैट दैट डिस्प्लेसमेंट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बहुत कम। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम इतना, यानी कि अगर आप कॉमन सेंस में देखोगे, अगर आप इस बॉडी को उठाओगे यहाँ पे रखोगे तो आप कहोगे कि हमने इसको मोशन करवाया, ये तो ये पोजीशन चेंज कर रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन है इसके अंदर। ऐसा नहीं है, कि आप ऐसे समझिए कि हमें इसको ऐसे ऐसे छोटे डिस्प्लेसमेंट से पास करवाना है, सच दैट ईच डिस्प्लेसमेंट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो आप ये इस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे कि इसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। यानी कि हम इस बॉडी को ले जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, हमें काम करना है सिर्फ अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है, ठीक है। तो हमें इस बॉडी को अगर ले जाना है यहाँ से यहाँ तक विदाउट एक्सेलरेशन, तो इस पे जो ऑलरेडी फोर्स लग रहा है हमारा फोर्स भी वही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस पे लग रहा है mg नीचे की तरफ, हमारा भी mg होना चाहिए लेकिन ऊपर की तरफ, तो हमारा जो फोर्स है F वो भी होना चाहिए mg,
ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड इज mg, यहाँ से यहाँ लिया, फोर्स अप्लाइड इज mg, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई h। अच्छा, फोर्स अप्लाइड नीचे से ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे से ऊपर, तो एंगल कितना 0, कॉस ऑफ 0 इज 1। पहले केस में जो W1 होगा, जो W1 होगा वो होगा F डॉट H, तो वो आएगा mgh कॉस ऑफ 0, तो W1 आएगा mgh। तो हमें इस बॉडी को, इस स्टोन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ कितना काम करना पड़ा, mgh। अब आइए दूसरे स्टेप पे, दूसरे केस पे। ठीक है, यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे, यहाँ से आप इसको यहाँ ले जा रहे हो, ठीक है, और हम देख रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बात याद रखना। हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, बताओ कितनी हाइट पे इसको मूव करवाना है, एच डैश। ये जो एक स्टेप है स्टेयर केस का, सीढ़ी का जो एक स्टेप है, दैट इज ऑफ हाइट एच डैश। ये एच डैश, ये भी एच डैश, ये भी एच डैश, ये भी एच डैश। ऐसे ही इस सीढ़ी में होंगे, मान लो सपोज 5 स्टेप्स होंगे, तो ये एच डैश एच डैश एच डैश कितनी बार ऐड होगा, 5 बार। तो एच डैश प्लस एच डैश तो होगा 5 टाइम्स एच डैश, और 5 टाइम्स एच डैश किसके बराबर होगा, एच के बराबर। अब मान लेते हैं इस सीढ़ी में n स्टेप्स है, तो एच डैश प्लस एच डैश कितनी बार करना है, n बार, तो n एच डैश बराबर आएगा h। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो आप वर्क कर रहे हो वो ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट एच डैश के लिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो जब हम बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल 0। फिर जब हम इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और हमारा फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो एंगल कितना 90। ठीक है, तो केस सेकंड में जो वर्क आएगा W2 वो आएगा mgh डैश कॉस ऑफ 0 mgh डैश कॉस ऑफ 0 प्लस आएगा mgx कॉस ऑफ 90। और ये कितनी बार हमें करना है, मान लो सीडी में n स्टेप्स है, ठीक है, WT आएगा mgh डैश कॉस ऑफ 0 इज 1 प्लस mgx कॉस ऑफ 90 इज 0 प्लस 0 इंटू आएगा n, तो आएगा W2 इज इक्वल टू mgnh डैश, mgnh डैश। अभी मैंने बताया एच डैश एच डैश एच डैश कितनी बार आप ऐड करोगे, जितने स्टेप्स हैं n स्टेप्स हैं, तो nh डैश मिलेगा, और nh डैश बराबर होगा टोटल हाइट कितनी h, तो W2 भी आया कितना mgh। तो अगर आप इस पाथ पे भी चलोगे, इस पाथ पे भी, तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, mgh। अब आइए थर्ड केस पे हम किसके खिलाफ हो यहाँ पे काम करेंगे, mg साइन थीटा नीचे है, हमें बॉडी को ले जाना ऊपर, तो हमारा फोर्स होना चाहिए mg साइन थीटा की इक्वलेंट अपोजिट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, तो डिस्प्लेसमेंट है CB, यहाँ पे जो केस था, यहाँ पे सेकंड केस में पहले डिस्प्लेसमेंट ये, फिर ये, तो ये जो खड़ा डिस्प्लेसमेंट है, खड़ा वाली, इनके लिए एंगल 0, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इनके लिए एंगल 90, इसीलिए दूसरी टर्म में आया यहाँ पे cos 90 इज 0, ये 0 इसीलिए आया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए, और ये h डैश जो है ये खड़ा वाली डिस्प्लेसमेंट्स के लिए। ठीक है, तीसरे को समझिए, जो डिस्प्लेसमेंट है वो CB है और फोर्स है mg साइन थीटा। ठीक है, तो थर्ड केस में W3 जो होगा वो होगा F डॉट CB, W3 का वैल्यू होगा F डॉट CB, तो आएगा F इंटू CB इंटू आएगा cos थीटा, तो W3 इज, हम काम कर रहे हैं थर्ड केस में अगेंस्ट mg साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा mg साइन थीटा। अब आप उस डायग्राम को देखिए, ये था A B और ये C, दिस इज H, ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा।
तो अगर हम देखेंगे सी बी कॉस थीटा, सी बी ऑलरेडी हमारे पास है एम जी साइन थीटा इन प्लेस ऑफ एफ। आप डायग्राम में फिर से देख सकते हो, दिस इज सी बी, ठीक है, दिस इज ए बी। तो हमने ये ट्रायंगल ली ए बी सी, इसको बाहर हमने निकाला ए बी सी, दिस इज एच, दिस इज सी बी। तो अगर हम देखें यहाँ पे कॉस थीटा नहीं आएगा, क्योंकि जो बॉडी यहाँ पे है इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा एम जी साइन थीटा, हमारा फोर्स इधर की तरफ लगेगा एफ, ठीक है। तो हमारा फोर्स इधर है तो बॉडी भी इधर ही जा रही है सी से बी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल जीरो है, तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो इज 1, तो एफ इंटू सी बी। अब एफ है एम जी साइन थीटा इंटू सी बी को निकालना है, सी बी, ठीक है, कहाँ से निकालेंगे, इस ट्रायंगल से निकालेंगे। तो सी बी किसके बराबर होगा, सी बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये एक्चुअली इससे है परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सी बी इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो सी बी आएगा ए बी डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो एम एफ की जगह आएगा एम जी साइन थीटा इंटू सी बी की जगह आएगा ए बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ए बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा, साइन थीटा कैंसल एंड ए बी इज एच, तो डब्ल्यू थ्री बी कितना आया एम जी एच। तो ये देखिए आप तीनों केसेस में वर्क डन इन मूविंग द बॉडी कितना आया एम जी एच। तो अगर हम ये वाला केस देखेंगे, इस केस में भी यहाँ से यहाँ तक बॉडी को ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ा एम जी एच, इस केस में भी एम जी एच, इस केस में भी एम जी एच। तो वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। यहाँ पे पाथ स्ट्रेट थी, यहाँ पे पाथ स्टीयर केस था, यहाँ पे पाथ इंक्लाइन प्लान था, तो इसका मतलब वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो हमें W1, W2 और W3 आपस में बराबर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी जो एग्जांपल्स है इसकी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह से अगर आप देखोगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, सपोज आपके पास अगर मैं फ्रिक्शन की एग्जांपल ले लूँ, आप एक बॉडी को मूव करवाना चाहते हो ए से बी तक, ठीक है, पहले जो पाथ है वो स्ट्रेट है, दूसरे केस में पाथ क्या है इट्स कर्व्ड है। सपोज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट की लोकेशन सेम है लेकिन पाथ अब कर्व्ड है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आपको कम काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड इज मोर, ठीक है, यहाँ पे पाथ फॉलोड इज लेस। तो वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। इसी तरह से अगर कहीं पे नेचर पाथ का मान लो सपोज यहाँ पे रफ है, ये ए से बी तक है, सपोज दूसरी पाथ भी यही है सेम ए से बी, लेकिन यहाँ पे स्मूथ है यहाँ पे रफ है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पाथ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो फोर्स अपना काम जो करेगा या उसके खिलाफ जो काम किया जाएगा वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड, दैट विल बी कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। एंड वर्क डन जिसके खिलाफ जो काम किया जाएगा या जो खुद काम करेगा वो काम डिपेंड करेगा नेचर ऑफ पाथ फॉलोड पे, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसके एक एग्जांपल है फ्रिक्शन और विस्कोसिटी, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। थैंक यू।